हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना सब्जेक्ट दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट का सिलेबस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हमारे सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं और आज जो यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 1, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। और कल से मैं कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट की लाइव क्लास ले सकूं एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं प्लान कर रहा हूं कि जो हमारे टाइम टेबल में जिस भी दिन हमारा ये सब्जेक्ट है उस दिन मैं शाम को 8 बजे लाइव क्लास आपकी लूंगा। बाकी क्या एप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए आपके हिसाब से आप लोग भी मुझे एप्लीकेशन के अंदर या जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं 8 बजे का प्लान कर रहा हूं लाइव क्लास का। तो एक बार जल्दी से मैं आपको रिकॉल करा देता हूं यूनिट नंबर 1 का जो सिलेबस है। सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है। ये एकेटीयू का सिलेबस है। सिलेबस आपके दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए क्योंकि जब हम लोग लेक्चर्स आगे करते जाएंगे तो जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको लगना चाहिए कि यार हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो इसलिए मैं हर बार यूनिट से पहले एक बार आपको सिलेबस हमेशा बताता हूं। तो यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं तो यूनिट 1 का सिलेबस मैं एक बार रिकॉल कराने का यहां पर प्रयास कर रहा हूं आपको। देन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ेंगे। अभी 2 एग्जाम हुए हैं आपके एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के, दोनों एग्जाम में ये पूछा गया है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। दो नंबर में ये डेफिनेशंस पूछ लेता है। देन वेरिग्नन्स थ्योरम है, यहाँ पर इसका डेरिवेशन भी है और यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आता है। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम की बात करेंगे। फोर्स सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के फोर्स सिस्टम होते हैं, आज के लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। जैसे कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, कोप्लेनर फोर्सेस, ये चीजें आज ही हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स आता है इसके अंदर, जैसे हिंज सपोर्ट क्या होती है, रोलर सपोर्ट क्या होती है, एक और सपोर्ट आती है यहाँ पर फिग सपोर्ट। तो ये 3 सपोर्ट्स हम यहां पर पढ़ेंगे। देन टाइप्स ऑफ लोड, जैसे पॉइंट लोड, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूबीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और एक आता है एक्सटर्नल मोमेंट, है ना। इन सब लोड्स के बारे में बात करने वाले हैं। फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, देन सपोर्ट्स रिएक्शंस। जैसे यहां पर आपने देखा कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स 3 सपोर्ट्स हैं। अब सपोर्ट्स कहां पे लगती हैं, बीम पे। बीम को सपोर्ट करने के लिए बीम का काम क्या है, बीम का काम है लोड को कैरी करना। जैसे ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा बीम्स लगे होते हैं। आपका जो घर बना हुआ है उसमें भी बीम्स लगे हुए हैं। तो नीचे से जो सपोर्ट्स रहती हैं उन सपोर्ट्स पर रिएक्शंस आती हैं। वो रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो यहां पर हम देखेंगे। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, और उनमें क्या रिलेशन होता है, हुक्स लॉ से यहां पर हमको पता लगता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट्स और उनमें क्या रिलेशन होता है। जैसे हमको 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़ने हैं। पॉइजन रेशियो को हम यूं से लिखते हैं, एक आता है यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। इन चारों में क्या रिलेशन होता है, और यहां से डेरिवेशन भी एकेटीयू एग्जाम में हमेशा पूछता है, और न्यूमेरिकल भी, लास्ट टाइम भी यहां से न्यूमेरिकल पूछा गया है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स पढ़ेंगे। कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बड़ा ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है और हर बार एकेटीयू एग्जाम में आता है। ठीक है। देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि इस यूनिट के अंदर थ्योरी, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स, है ना, तीनों चीजें हैं और इसलिए थोड़ा सा टाइम इस यूनिट में ज्यादा लगता है। जनरली यूनिट 1 जो है वो बड़ी ही होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे बेसिक्स होते हैं। हालांकि इसमें ऐसे बहुत कुछ आपको एकदम नया नहीं लगेगा कुछ भी। जैसे ये टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़ा होगा, दिस वन, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ लोड, 11th के फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा। बाकी तो आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है। आप भूल गए हैं या आपने नहीं भी पढ़ा है किसी कारण से 11th की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक से पढ़ाऊंगा एकदम, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है, बस आपको सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में देखने हैं। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट लेक्चर छोड़ दोगे तो तीसरा लेक्चर पहुंच जाओगे, फिर 2 छोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। सीरियल से लेक्चर देखने हैं। तो आज का जो यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 1, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डील करेंगे। फोर्स की डेफिनेशन देखेंगे, फोर्स सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के फोर्स सिस्टम होते हैं। देन मोमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है, 2-2 नंबर की डेफिनेशन पूछता है, और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये चीजें, ये टॉपिक्स आज इस लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच टेंड्स टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए सिस्टम। जैसे अब ये पेन रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, अभी रेस्ट में है। ये पेन कहाँ पे है, रेस्ट में है। तो मैंने इसके ऊपर क्या करा, एक फोर्स लगा दिया। तो इसने क्या कर दिया, ये अभी बॉडी जो थी रेस्ट में थी, ये बॉडी रेस्ट में थी, तो ये क्या आ गई, मोशन में आ गई। अब मान लो ये पेन चल रहा है, मैं इसको फोर्स लगा करके रोक लेता हूं, तो क्या होगा, ये बॉडी पहले मोशन में थी, अब रेस्ट में आ गई। इसका मतलब फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, एक ऐसा कॉज है
जो बॉडी की जो बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, बॉडी मोशन में है तो उसको रोक सकता है, उसको रेस्ट में ला सकता है, या और भी क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये बॉडी की जैसे मैंने बताया स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आएगा, मोशन में है तो रेस्ट में ले आएगा। दूसरा, ये इसकी जो स्पीड है उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है। जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है, हम फोर्स लगा करके उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड को घटा सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसको रिटार्ड भी कर सकते हैं। तो चेंज इट्स शेप एंड साइज, ये फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी की शेप को या साइज को भी चेंज कर सकता है। जैसे बॉल है, बॉल को आप प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगी, उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, उसका साइज भी चेंज हो जाएगा। कीप इट इन इक्विलिब्रियम, फोर्स बॉडी को इक्विलिब्रियम में भी मेंटेन कर सकता है। सो दीज आर द कॉज ऑफ फोर्स। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है फोर्स के बारे में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपने अच्छे से पढ़ रखा है पहले 9th क्लास में, 11th क्लास में। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी होंगी, एक वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी स्केलर क्वांटिटी, याद आ रहा होगा आपको। नाउ स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिन क्वांटिटीज को डिफाइन या डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। या ऐसा आप बोल सकते हो, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास क्या होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो इफ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो फोर्स है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे और एग्जांपल में अगर आपको रिकॉल कराना चाहूं बचपन में जो आपने पढ़े होंगे, जैसे डिस्टेंस है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, याद आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आपको मैंने रिकॉल करा दिया थोड़ा सा। यहाँ पे आपसे यहाँ ये नहीं पूछेगा कि इस वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ताकि आपको इसका मीनिंग पता रहे कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंप्लीटली डिटरमाइन करना है तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। और इसके साथ साथ दो चीजें आपको और पता होनी चाहिए। अगर आप फोर्स की बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, तो आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होना चाहिए, किस पॉइंट पर वो फोर्स लगा हुआ है, और उसका लाइन ऑफ एक्शन पता होना चाहिए कि जो फोर्स लगा हुआ है, जिस भी पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। इसका डायग्राम बना करके अगर मैं आपको समझाऊं तो ध्यान देना यहां पे। यस, मान लो एक वॉल है और ये कोई फ्लोर है, लाइक दिस। ओके, ये होगी वॉल। एक एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट इन पॉइंट्स को और क्लियर करने के लिए, ये चारों पॉइंट्स आपको और समझ में आ जाएं उसके लिए मैं एक डायग्राम से समझाना चाह रहा हूं आपको। तो ये फ्लोर हो गया, ये वॉल हो गई, और यहां पर जो है मान लो एक कुछ सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, लाइक दिस। अब इस पर क्या लगा हुआ है, एक फोर्स दिखा देते हैं। यहां पर मान लेते हैं एक फोर्स लगा हुआ है, और बोल दीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। इस फोर्स का, अब देखो यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है, इस फोर्स को लिख लेते हैं, मान लेते हैं इसको एफ। ये फोर्स कितना लगा हुआ है, एफ। अब मैंने बोला कि ये एक फोर्स लगा हुआ है यहां पे, तो इस फोर्स के बारे में अगर आप फोर्स की बात कर रहे हो तो चार चीजें आपको पता होनी चाहिए कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन और डायरेक्शन। तो हमने बोला कि फोर्स लगा हुआ है, तो आप हमें बताओ कि कितना फोर्स लगा हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। फॉर एग्जाम्पल इसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया 15 न्यूटन। तो बताओ जरा इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इस एग्जाम्पल के हिसाब से 15 न्यूटन। अब बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि ये किस पॉइंट पर अप्लाई है, किस पॉइंट पे ये फोर्स लगा हुआ है, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहां पर ये जो फोर्स लगा हुआ है किस पॉइंट पे लगा हुआ है, पॉइंट सी पे लगा हुआ है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो हो जाएगा पॉइंट सी एज शोन इन द फिगर। अलग अलग सिचुएशन में, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया ना, तो इसके साथ पॉइंट सी जो है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। दूसरा कह रहा है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि एरो से हम दिखाते हैं डायरेक्शन, तो ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है कि आपने क्या करना है, इसको नीचे बढ़ा दो,
और इसको ऊपर बढ़ाओ, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या हो गया, वर्टिकल। कैसा लाइन ऑफ एक्शन हो गया इसका, वर्टिकल। ध्यान रखना, लाइन ऑफ एक्शन कैसा होगा इसका, वर्टिकल। मान लो अगर ये फोर्स ऐसे होता, मान लो ये फोर्स ऐसे लगा होता लाइक दिस, तो आप क्या कहते हैं, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसको आपने इधर बढ़ाते, ऐसे बढ़ाते इसको, और इधर ऐसे बढ़ाते, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन हो जाता हॉरिजेंटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा हो जाता, हॉरिजेंटल। अभी लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, वर्टिकल। तो मैं लिख सकता हूं कि इस फिगर के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट इज वर्टिकल, दैट इज वर्टिकल। नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन पता लगती है एरो से, तो एरो किधर लगा हुआ है इसका, नीचे की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, डाउनवर्ड। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी डायग्राम के हिसाब से डाउनवर्ड। तो मेरे ख्याल से अब ये आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अगर आपको फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करना है, कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है, तो ये चारों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फोर्स के बारे में। अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो आगे चल करके, क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम डेरिवेशंस देखेंगे, डेरिवेशंस को डिराइव करेंगे, तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल चीजें थी जो मैंने आपको यहां पर बता दी है। जैसे ये डायरेक्शन अभी डाउनवर्ड है क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लगा हुआ है, अगर मैं आपको बोलूं कि फोर्स ऐसे लगा हुआ है तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, टुवर्ड्स राइट। मैं बोलूं कि फोर्स ऐसे लगा हुआ है तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। यस और नो? तो मैंने एक डायग्राम से आपको ये चारों पॉइंट्स यहां पर क्लियर करने का प्रयास किया है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, तो हमने बात कर ली कि फोर्स क्या होता है। नाउ व्हाट इज फोर्स सिस्टम, नाउ व्हाट इज फोर्स सिस्टम। सिस्टम से समझ में आ रहा है आपको कि यहां पर क्या होगा, किसी बॉडी पे, किसी पार्टिकल पे, किसी सिस्टम पे अगर नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हुए हैं, बहुत सारे फोर्सेस अगर लगे हुए हैं, तो वो जो एक सिस्टम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो लिखा हुआ है when several forces मतलब many forces of different magnitude। अगर several forces, many forces, बहुत सारे forces और different magnitude के अलग अलग डायरेक्शन में अगर लगे हुए हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो वो क्या बनाते हैं, एक फोर्स सिस्टम बनाते हैं। वो मिलकर के क्या बनाते हैं, एक फोर्स सिस्टम बनाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब यहां पर ये बॉडी आप यहां लिखा हुआ है, इसको आप पार्टिकल भी लिख सकते हैं, इसको आप सिस्टम भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। अब ये कितने टाइप्स के फोर्स सिस्टम हो सकते हैं, जैसे सिस्टम ऑफ फोर्स, जैसे कोप्लेनर फोर्स हो सकता है, आपने देखा भी सिलेबस में भी लिखा हुआ है। नॉन कोप्लेनर हो सकता है, कॉनकरेंट, नॉन कॉनकरेंट। तो ये वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि भाई फोर्स सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप्स के फोर्स सिस्टम होते हैं। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन विद एन एग्जांपल। एग्जांपल के साथ थ्योरी वाला पार्ट है, समझते हुए चलते हैं। क्या बोल रहे हैं यहां पे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर कोलिनियर फोर्सेस की। कोलिनियर फोर्सेस क्या होता है, द लाइंस ऑफ एक्शन। देखो हर बार लाइन ऑफ एक्शन की बात हो रही होगी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात हो रही होगी। अब लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की तो हम बात कर ही चुके हैं। तो यहां बोला लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाई अलोंग द सेम प्लेन या सेम स्ट्रेट लाइन। प्लेन में जो है ये स्ट्रेट लाइन में भी है, सेम स्ट्रेट लाइन में है, इन द सेम प्लेन। याद रखो इसमें कोलिनियर फोर्सेस का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस लगे हैं उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, और सारे के सारे फोर्सेस सेम प्लेन में होने चाहिए। सेम प्लेन में होने चाहिए मतलब एक ही प्लेन में होने चाहिए। यस और नो? जैसे ये एग्जाम यहां पर आप देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है P1, P2, P3, P4, P5। बोलो यस और नो? तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है और एक ही प्लेन में है। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। एग्जांपल है फोर्स ऑन ए रोप इन अ टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा, रस्सी से कुछ लोग उधर खींच रहे हैं और कुछ लोग इधर खींच रहे हैं। तो रस्सी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन में फोर्स लगे होते हैं लाइक दिस। तो ये इस तरह के जो एग्जांपल्स मैं दूंगा बीच बीच में आपको, ये जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होंगे, ये डायग्राम नहीं बनाना। अगर आपसे पूछ ले कोलिनियर फोर्स क्या होता है 2 नंबर में, तो ऐसा डायग्राम बना दो, सिंपल सा लाइन डायग्राम। ऐसे डायग्राम नहीं कि लेकिन इनकी पेंटिंग करने लग जाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोलिनियर फोर्सेस। नाउ कोप्लेनर, नेक्स्ट जो फोर्स सिस्टम है दैट इज व्हाट कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। नाम से पता लग जाएगा, जब भी लिखेगा कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है, और पैरेलल का मतलब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। ऐसे जैसे ये मेरा हैंड है, ये देखो दोनों एक दूसरे क्या हैं, पैरेलल हैं। बोलो यस और नो? ये क्या हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो तो एक यहां पर एक बीम है। अब ये बीम क्या होती है बाद में आपको समझाएंगे,
इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें। तो इसमें एक फोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो P1, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। इस पर रिएक्शंस भी आएंगी, जैसे मैंने बोला था कि बीम के ऊपर सपोर्ट्स, बीम सपोर्ट्स पर रहती है, सपोर्ट्स पर रिएक्शन आती है, तो ये रिएक्शन R1 है, ये रिएक्शन R2 है। क्या आप इसमें देख रहे हो जितने भी यहाँ पर फोर्स लगे हुए हैं इंक्लूडिंग रिएक्शंस R1, P1, P2, P3 एंड R2, क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं? ये सभी फोर्सेस क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो क्या बोलोगे? अच्छा, एक पैरेलल हैं, दूसरी चीज एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन में है कि नहीं? जैसे ये मेरी 4 फिंगर्स हैं, क्या ये एक ही प्लेन में है? यस और नो? एक प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा आपका? कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर पैरेलल, सारे फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका एग्जांपल अगर लिखोगे, सिस्टम ऑफ वर्टिकल लोड्स एक्टिंग ऑन ए बीम। ये एक बीम है। अब बीम क्या होता है वो समझाएंगे बाद में जब आएगा टॉपिक। ये बीम है और इस बीम पर जो वर्टिकल लोड्स, ये सारे के लोड कैसे हैं? वर्टिकल। अगर सारे लोड वर्टिकल 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 हो जाएंगे तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो सिंपल सा एग्जांपल आप यहां पर समझा सकते हैं। ये बीम का एग्जांपल है 3D में, ये आपको नहीं बनाना एग्जाम में, जस्ट समझने के लिए है। यहां पर देखो 2 सपोर्ट्स हैं और ये बीम रुकी हुई है। ऐसे तो आप ब्रिज पे देखते हो ना, इस तरह की बीम कंस्ट्रक्शन में देखते हो, पूरे का पूरा लोड इस बीम के ऊपर होता है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है आपका कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। कोप्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन में होंगे, और कॉन्करेंट का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस होंगे उनका लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा होगा। यहां पर डायग्राम में देखो जरा, यहां पर देखो, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर कितने फोर्स लगे हुए हैं? एक फोर्स P1 लगा हुआ है, P2 लगा हुआ है, P3 और P4। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? कि ये फोर्स लगा हुआ है, इसको आगे बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ाओ, तो ये क्या हो जाता है? इसका लाइन ऑफ एक्शन। क्या आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में इन सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है सॉरी, इन सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्या वो यहीं से पास हो रहा है, इसी पॉइंट से, जिसको हम बोल रहे हैं पॉइंट O। P1, P2, P3, P4 सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। तो ऐसे जो ये जो सिस्टम बन रहा है इन सभी फोर्सेस का सॉरी, तो इनको क्या बोलोगे आप? इनको आप बोल सकते हो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, क्योंकि एक ही प्लेन में है, ये एक कॉमन प्लेन है, सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में लगे हुए हैं और एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो सच काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, यहां पर जिस पॉइंट से जिस कॉमन पॉइंट से ये सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा होता है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी लिख दिया यहां पे, द पॉइंट वेयर द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस मीट। जहां पर सभी फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन मीट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हो? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। एग्जांपल है इसका फोर्सेस ऑन ए रॉड रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल। चलो नेक्स्ट है आपका कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। कोप्लेनर का मतलब जो फोर्सेस होंगे अभी भी एक ही प्लेन में होंगे, लेकिन नॉन कॉन्करेंट का मतलब है कि उनका लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल देखो, डायग्राम बनाओ, तो P1 ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, P2 ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, P3 का लाइन ऑफ एक्शन ये है और P4 का लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसका मतलब ये नॉन कॉन्करेंट हैं, ये अभी भी एक ही प्लेन में हैं, इसलिए कोप्लेनर है। तो क्या बन जाएगा आपका? कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सीढ़ी लगी हुई है यहाँ पे, और सीढ़ी पे क्या है? एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसका अगर आप देखेंगे जो सिस्टम यहाँ पर बनेगा, फोर्स जितने भी लगे होंगे यहाँ पर, वो क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे, लेकिन मतलब उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट से पास नहीं हो रहा होगा। सो दैट इज वाई नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट आता है आपका नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब एक ही लाइन ऑफ एक्शन जो है एक पॉइंट से पास हो रहा होगा, कॉन्करेंट। और नॉन कोप्लेनर का मतलब है कि एक प्लेन में नहीं है फोर्सेस इस बार, है ना। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं इसका, फोर्स ऑन ए ट्राइपॉड कैरिंग अ कैमरा। ये कैमरा यहां पर लगा हुआ है और ये इसका ट्राइपॉड है। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा होगा, लेकिन ये एक प्लेन में नहीं है। आपने ट्राइपॉड देखा होगा, इस तरह से होता है ना, लाइक दिस, 3 पैर होते हैं जिसमें, ठीक है। जैसे ये है, ये 4 फिंगर्स है मेरी, ये क्या है? अभी एक प्लेन में है, बोलो यस और नो। ये क्या है? एक प्लेन में है। लेकिन मैं इनको अगर ऐसे कर दूं तो क्या अब एक प्लेन बच गई है? अब एक प्लेन में नहीं है, अब एक प्लेन में नहीं है, ठीक है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे ये देखो, ये 4 पेन है, तो अभी क्या है, ये आपके एक प्लेन में है, ये अभी क्या है, एक प्लेन में है। लेकिन मैं इनको अगर ऐसे कर देता हूं लाइक दिस, तो अभी एक प्लेन में नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी एक प्लेन में नहीं है। तो इसी तरह से जो आपका ट्राइपॉड वाला एग्जाम्पल है, इसको आप याद रख सकते हैं। इससे आपको याद रह जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कोप्लेनर, या नॉन कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में नहीं है। कॉनकरेंट का मतलब है उनका लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। यहां से हो रहा है कि नहीं, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है एक ही पॉइंट से पास हो रहा होता है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट। नॉन कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में नहीं है, अलग अलग प्लेन में होंगे फोर्सेस। नॉन कॉनकरेंट एक पॉइंट से भी पास नहीं हो रहे होंगे। जैसे अब देखो यहां पर इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा लाइन ऑफ एक्शन का मतलब। लाइन ऑफ एक्शन में बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आगे चल करके बहुत काम आने वाला है पॉइंट, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, P1 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, P2 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, P5 का लाइन ऑफ एक्शन ये है, P3 का लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो इनका जो ना तो ये एक प्लेन में है और ना ही इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। जिसका एग्जांपल आप ले सकते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए मूविंग बस। ठीक है ना, बस कोई मूव कर रही है, उसके अंदर पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं, तो वो जो वहां पर फोर्स सिस्टम बनेगा दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट लास्ट वन इज, अब जो हमने बात करी यहां पे कोप्लेनर की बात करी, फोर्स कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। और कोप्लेनर लाइक एंड अनलाइक, यहां पर हम कोप्लेनर के अंदर बात कर रहे हैं लाइक फोर्सेस की और अनलाइक फोर्सेस की, और पैरेलल हैं। मतलब क्या हुआ कि फोर्स कोप्लेनर होगा। कैसे फोर्स होंगे, कोप्लेनर, पैरेलल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे, कोप्लेनर भी होंगे। उनके अंदर भी दो टाइप बनेंगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, फोर्स कैसे हैं, कोप्लेनर हैं यानी एक ही प्लेन में हैं, और पैरेलल हैं एक दूसरे के समानांतर हैं, है ना, लाइक दिस, ये वाले फोर्सेस है ना, ये पैरेलल हैं। लेकिन इसमें भी दो टाइप के हो जाएंगे, एक लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस। लाइक फोर्सेस का मतलब है एक ही डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्स क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। दोनों फोर्स क्या है, ऐसे एक ही डायरेक्शन, ये फोर्स इधर हो गया और दूसरा फोर्स भी क्या हो गया, इधर हो गया, तो ये तो हो गए लाइक फोर्सेस। कैसे हो गए, ये पैरेलल भी हैं, है कि नहीं, पैरेलल, पैरेलल भी हैं, एक प्लेन में भी हैं यानी कोप्लेनर भी हैं, लाइक फोर्सेस। दूसरा क्या हो सकता है, ये फोर्स इधर है और ये फोर्स इधर है, तो अभी भी क्या है, ये इसकी तरह है, एक ही प्लेन में है और एक ही सॉरी एक ही प्लेन में है और पैरेलल भी हैं, एक ही प्लेन में है, पैरेलल भी हैं, लेकिन ये अनलाइक फोर्सेस हैं। कैसे हैं, अनलाइक फोर्सेस हैं। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में हैं, और अलग अलग में भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो ये हो जाएगा आपका लाइक अनलाइक। डायग्राम यहां बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि देखो, द सिस्टम इज कॉल्ड कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम इफ द फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहां पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, एक ही प्लेन में है, P1 भी इधर है और P2 भी इधर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको बोलेंगे लाइक फोर्सेस। दूसरा हो जाएगा आपका द सिस्टम इज कॉल्ड कोप्लेनर अनलाइक फोर्स सिस्टम इफ द फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अभी भी एक ही प्लेन में है, अभी भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के, यानी P1 उधर है और P1 राइट में है, P2 लेफ्ट में है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स सिस्टम। हो सकता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ले कि व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज फोर्स सिस्टम, एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम विद एन एग्जांपल। तो एग्जांपल के साथ साथ मैंने आपको ये फोर्स सिस्टम समझाने का प्रयास किया है। अब ये जो हमने फोर्स सिस्टम पढ़े हैं, आगे आने वाले 1-2 लेक्चर्स के बाद यहाँ पर हमको न्यूमेरिकल्स भी देखने के लिए मिलेंगे, कुछ डेरिवेशंस भी देखने के लिए मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। 2 नंबर में तो डेफिनेशन पूछ सकता है, अगर सेपरेट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज मोमेंट तो 2 नंबर में आएगा, या लॉन्ग क्वेश्चन के साथ किसी क्वेश्चन के साथ अटैच होकर के आ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि मोमेंट हम कैसे लेते हैं, क्योंकि जब आगे चल करके जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जहां पर आपको बार बार मोमेंट लेना पड़ेगा। इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से आप समझ लो एक बार, बहुत बेसिक सी चीज है, समझो जरा। यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मोमेंट जो है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझना पड़ेगा इसको। देखो मान लो कोई एक लीवर है इस तरह से, लाइक दिस,
डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोई लीवर है और यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है लाइक दिस, एक फोर्स लगा देते हैं यहां पे और बोल देते हैं कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये है एफ। कितना फोर्स है? एफ लगा हुआ है और ये है पॉइंट ओ और यहां से डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस डिस्टेंस इज डी। जहां पर ये फोर्स लगा हुआ है, जहां पर ये फोर्स लगा हुआ है वहां से ओ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इसका मोमेंट कितना होगा, किस पॉइंट के अबाउट? ये मोमेंट जब लिया था ना, मोमेंट लिया था किसी पॉइंट के अबाउट, तो हम पॉइंट ओ के अबाउट अगर मोमेंट लिखें, एम का मतलब है मोमेंट, ओ का मतलब है, एम ओ लिखा है यहां पर मैंने, एम का मतलब है मोमेंट ले रहे हैं पॉइंट ओ के अबाउट, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। तो बताओ इसका मोमेंट कितना हो जाएगा? एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोच लो कितना होना चाहिए। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है? एफ, और डिस्टेंस कितनी है? डी। तो ये हो जाएगा आपका एफ इंटू डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ दिस फोर्स। ये तो बात होगी सिंपल सी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बार बार याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। जिस फोर्स का मोमेंट ले रहे हो उस फोर्स को यहां लिखो, एफ यहां पर हो गया फोर्स। अब क्या करना है? इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हो। तो यहां पर इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है? इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो ये है वर्टिकल, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? डी है। आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो जो दूसरा डायग्राम मैं बना रहा हूं यहां पे, उस पर जरा गौर कीजिएगा। ये यहां पर बना हुआ है लाइक दिस। हाँ जी, ये वाला एग्जांपल मैंने लिया। आप मुझे बताना कि ये पॉइंट है, एक फोर्स अगेन फिर से लगाते हैं यहां पे। इस बार जो फोर्स है, फोर्स को लगाते हैं कुछ इस तरह से, यहां पर लगेगा फोर्स लाइक दिस। समझना ध्यान से, कितना फोर्स लगा दिया हमने यहां पर? एफ। इस पॉइंट को आप ए बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मैंने बोल दिया पॉइंट ए। तो पहले भी पॉइंट ए पर लगा हुआ था फोर्स, अभी भी पॉइंट ए पर लगा हुआ है, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि जब हम फोर्स की बात करेंगे तो चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। मोमेंट, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, दूसरा उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, और उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। जैसे आपने देखा यहां पर इसका मैग्नीट्यूड कितना है? एफ, डायरेक्शन है डाउनवर्ड, लाइन ऑफ एक्शन है वर्टिकल, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए है। दूसरा डायग्राम हमने बना दिया यहां पर फिर से, ये पॉइंट ओ है, ये डिस्टेंस कितनी है? दिस डिस्टेंस इज डी। अब ये जो फोर्स एफ लगा हुआ है ये पॉइंट ए पर लगा हुआ है और इसका लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजेंटल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ पॉइंट ओ के अबाउट कितना मोमेंट होगा? पॉइंट ओ के अबाउट कितना मोमेंट होगा? पॉइंट ओ के अबाउट कितना मोमेंट होगा इस बार? फोर्स कितना है? एफ। भाई मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है? एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? कहां से देखोगे? लाइन ऑफ एक्शन से। और कहां, किस, कब, कहां पर देखोगे उसको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, कहां तक? जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिख रहे हो। तो ये जो फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, अब इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और ये पॉइंट ओ से ही पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? जीरो। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हुई कि नहीं हुई? क्या ये बात समझ में आ रही है कि जिस फोर्स का मोमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये बात अगर समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल एकदम उड़ा दोगे। जिस फोर्स का मोमेंट आप लिख रहे हो, अगर उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लिखना चाहते हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जीरो। तो मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट आप लिखना चाहते हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? जीरो। तो मोमेंट कितना हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट? दैट विल बी इक्वल टू जीरो। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके हिसाब से हमने ये देखा और इसका मोमेंट कितना आ गया? जीरो। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। देखो जरा इधर, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मान लो कि ये है आपका कोई लीवर है और ये पॉइंट को क्या बोल रहे हो आप? ओ बोल रहे हो। इस पर एक फोर्स लगाते हैं, इस पर एक फोर्स। देखो पहले वाले केस में हमने फोर्स कैसा लगाया था? पहले वाले फोर्स हमने लगाया था वर्टिकल, इसमें हॉरिजेंटल। एक इंक्लाइन वाला केस भी ले लें, वर्टिकल का हो गया, हॉरिजेंटल का हो गया, एक इंक्लाइन वाला केस ले लेते हैं लाइक दिस। यस, ये एंगल मान लेते हैं कितना है? थीटा। ये फोर्स कितना है? एफ, और ये पॉइंट ए है
अब आपको ये बताना है कि इस फोर्स का मोमेंट कितना होगा, अबाउट पॉइंट ओ। डिस्टेंस अगेन कितनी है, दिस डिस्टेंस इज डी। बताओ इसका मोमेंट कितना हो जाएगा। क्या इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कंपोनेंट लेने आते हैं कि नहीं। इस ये क्योंकि इंक्लाइंड है, ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। कैसे रिजॉल्व करोगे, यस और नो। क्या इसके दो कंपोनेंट लिख सकते हैं हम लोग, एक कंपोनेंट तो ये वाला आ जाएगा, लेट अस टेक ग्रीन कलर, एक कंपोनेंट तो ये आएगा और दूसरा कंपोनेंट ये आएगा। आप वीडियो को पॉज करके ये बताओ कि ये कंपोनेंट कितना होगा, जो ग्रीन कलर से मैंने दिखा रहा हूं, ये वाला कंपोनेंट क्या f cos थीटा होगा, f cos थीटा, या ये कंपोनेंट f sin थीटा होगा। ये जो f फोर्स लगा हुआ था, इंक्लाइंड फोर्स जिसका एंगल थीटा है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एक आएगा f sin थीटा, एक आएगा f cos थीटा। जिस एक्सिस के साथ एंगल जुड़ा रहता है वो किसके साथ क्या आता है, cos, और उसके साथ क्या आएगा, sin। अब आप मुझे बताओ जरा, अब ये f को हमने रिजॉल्व कर लिया है, अब इस f को भूल जाओ। f का मतलब है f sin थीटा और f cos थीटा। अब देखो जरा, f cos थीटा जो है, f cos थीटा का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो यहीं से पास हो रहा है, ये तो ये वाला केस बन गया। अरे यार, ये जो f cos थीटा है क्या ये वाला केस बन गया, और f sin थीटा वाला ये वाला केस बन गया। तो देखो जरा यहां पर मोमेंट कितना होगा पॉइंट O के अबाउट, एक कंपोनेंट f sin थीटा, f sin थीटा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है वर्टिकल, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर d, और ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है हमेशा, तो डिस्टेंस कितनी है d, प्लस दूसरा कंपोनेंट कौन सा, f cos थीटा, और f cos थीटा का लाइन ऑफ एक्शन ये है, यानी कि f cos थीटा का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लिख रहे हैं। तो डिस्टेंस कितनी होगी, परपेंडिकुलर 0। तो ये हो जाएगा आपका f cos थीटा, डिस्टेंस कितनी है 0। तो बताओ पॉइंट O के अबाउट मोमेंट कितना आ जाएगा, दैट इज f इंटू डी साइन थीटा। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आ रही होगी इस बात को समझने में। तो अगर ये तीन केस हमने यहां पर कंसिडर कर लिए हैं तो मोमेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे चल करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन से डिराइव करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं आया होगा तो आप लोग कल लाइव क्लास रखेंगे तो उसमें पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका कपल। कपल का मतलब आप सब जानते हैं, कपल का मतलब आप सब जानते हैं, कपल का मतलब है दो से। तो यहां पर बात हो रही है फोर्सेस की, तो यहां पर फोर्सेस को दिमाग में लेके आओ अपने, ठीक है, बाकी चीज दिमाग से आप निकालो जरा। तो इसमें दो फोर्स लग रहे होंगे, ध्यान रखना, कपल का मतलब है दो फोर्स होंगे और दोनों अपोजिट नेचर के होंगे। दोनों कैसे होंगे, मेल मेल नहीं होंगे, फीमेल फीमेल नहीं होंगे, मेल और फीमेल, मतलब अपोजिट नेचर के। कैसे होंगे, अपोजिट नेचर के। तो मैं आपको यहां पर अगर डायग्राम से बना के दिखाऊं, आप क्या करोगे, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आंसर लिखने के लिए आता है तो कोशिश ये करनी है कि आपको डायग्राम से समझाना होगा। जितने ज्यादा डायग्राम बना करके समझा सकते हो उतना वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होता है और मार्क्स आपके अच्छे आते हैं। एक्चुअली जब लोग बच्चे एग्जाम दे के आते हैं, बोलते हैं एग्जाम तो बहुत अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और रिजल्ट जब आता है तो कहते हैं कि यार रिजल्ट उस तरह का नहीं आया जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एज पर एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं आता कई बच्चों का। व्हाट इज द रीजन, उनका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो उतना अच्छा नहीं होता है। अब आप इसको लिख के आ जाओगे, 2 नंबर मानो डेफिनेशन पूछ ली, आप इसको लिख के आ जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा ना एग्जामिनर को। एग्जामिनर कोशिश करोगे ऐसी कॉपी में लिखो कि एग्जामिनर को पढ़ना ना पड़े, सिर्फ देख के काम चल जाए। इसमें अगर आप छोटा सा डायग्राम बना दोगे ना तो उस डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि यार उसको समझ में, मतलब उसको आता है कॉन्सेप्ट, एग्जामिनर समझ जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे समझा दो, ऐसे बनाओ, क्या करना है आपको, दो फोर्स लगाने हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के लगाने हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक फोर्स हमने यहां लगा दिया और दूसरा फोर्स लगाओगे अपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये दो फोर्स लगे हुए हैं, क्या ये दो फोर्स लगे हुए हैं, यस और नो। मान लो ये F1 है और ये F2 है, ये हो गया F2, ये हो गया F1। लेकिन ध्यान रखना दोनों क्या कह रहा है, टू इक्वल फोर्सेस हैं। मतलब क्या हुआ कि दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि F1 की वैल्यू F2 के बराबर है। पहली बात, इक्वल हैं और अपोजिट हैं। हाँ तो अपोजिट हैं, देखो ये F1 ऊपर के अपवर्ड है और F2 डाउनवर्ड है, यस और नो। अब इसी डायग्राम से सब कुछ समझ में आ रहा है कि यार दो फोर्स लगे हुए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक कपल बनाएंगे।
क्या बनाएंगे, एक कपल बनाएंगे। और इनका ये क्या करेंगे, इसको जैसे यहां पर ये लीवर है, एक फोर्स ये लगा दो इधर, एक फोर्स इधर लगा दो, तो क्या करेंगे, इसको ये रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। किसी जैसे आपकी कार है, आपको कार को टर्न करना है, तो जब कार का जो स्टीयरिंग है टर्न करोगे, अरे यार कार टर्न करते हो, अरे बाइक टर्न करते हो, स्कूटी टर्न करते हो, यस और नो, तो उसमें क्या करते हो, एक फोर्स ऐसे लगाओगे, दूसरा फोर्स ऐसे ऐसे तो पकड़ोगे यूं, इस तरह से घुमाओगे इसको लाइक दिस, तो क्या हो रहा है, दो फोर्स लगे हुए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, यस और नो। जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो क्या करेंगे, एक रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे ऐसे बोलो यस और नो, रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो याद रहेगा आपको, एक बार पढ़ लो जरा इसको डायग्राम को। If when two equal and opposite forces are applied simultaneously at different points on a body, अलग अलग पॉइंट पर लगे हुए हैं, यस और नो, ये पॉइंट इस पॉइंट पे लगा हुआ है, ये फोर्स इस पॉइंट पे लगा हुआ है, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब एक ही जगह लगा दोगे यहां पे, तो क्या रोटेटिंग इफेक्ट आ पाएगा, ये ऊपर ये नीचे नहीं आ पाएगा। एक अलग अलग पॉइंट होने चाहिए, डिफरेंट पॉइंट होने चाहिए, मतलब दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी तो रोटेटिंग इफेक्ट आएगा। बोलो यस और नो। तो इस डायग्राम से आप समझा सकते हैं, एक बार फिर से पढ़ो। When two equal and opposite forces are applied simultaneously at different points on a body, किसी बॉडी पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगे हुए हैं, their resultant force is जीरो। रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो आएगा, जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। और ये जब F1 इक्वल टू F2 है, तो F1 माइनस F2 कितना हो जाएगा, जीरो। रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। बट बोथ दीज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ट्राई टू रोटेट द बॉडी, ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, ये बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, इन द सेम डायरेक्शन। स्टीयरिंग जब घुमाते हो तो सेम डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में तो रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एंड दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल, क्या बनाते हैं दोनों मिलकर के, ये एक कपल बनाते हैं। आई होप कि अगर 2 नंबर में डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आप डायग्राम बना करके छोटा सा ये समझा सकते हो। लास्ट में आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अभी आप देखेंगे तो 22 23 के जो एग्जाम्स हुए हैं, अभी जो लेटेस्ट सिलेबस आपका आया बी सीरीज वाला, इसके अभी केवल 2 ही एग्जाम हुए हैं, केवल 2 एग्जाम हुए हैं, ऑड और इवन। 2022-23 का ऑड यानी कि सेमेस्टर 1 और उसी का सेमेस्टर 2, और दोनों में ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो यही था, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। एक बार समझ लेते हैं इसको जरा, देखो जरा ऐसे बनाओ इसको, ये कोई एक बॉडी है, एक साथ बना देता हूं यहां पे तीनों डायग्राम, समझ में आ जाएगा आपको, बहुत आसान है, 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। नाम से समझ में आ रहा है कि फोर्स को ट्रांसफर करना है, फोर्स को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। इस बॉडी की जो लाइन ऑफ एक्शन है, मान लो ये है, एक ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, समझना बहुत ध्यान से, आसान है। अब क्या है कि यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है, यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है, यहां पर एक फोर्स लगा दो इस तरह से, यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है, और इस फोर्स को आप बोल सकते हो F, इस कलर से ले लेता हूं, यस, एक फोर्स F लगा हुआ है, मान लो ये पॉइंट A है। समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, फोर्स को ट्रांसफर करना है। तो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर, अब मैंने क्या बोला था, फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होना चाहिए, यस और नो, उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, और ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, और डायरेक्शन क्या है इसकी, ये वाली डायरेक्शन है। तो यहां पर कितना फोर्स लगा हुआ है, F इसका मैग्नीट्यूड है। हम ये चाहते हैं कि ये पॉइंट A से पॉइंट B पर ट्रांसफर हो जाए, बोलो यस और नो। ये पॉइंट A है जो लगा हुआ है जिस पॉइंट पर। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये कहती है कि अगर किसी बॉडी पर एक फोर्स लगा हुआ है, वो फोर्स उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग और सेम डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकता है। बॉडी पहले भी इक्विलिब्रियम में थी, बाद में भी इक्विलिब्रियम में रहेगी, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है, ये सब जानते हैं आप लोग, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 5 है। अब मैं आपसे बोलूं कि यार इसमें एक काम करो, इसमें आप इधर भी 2 ऐड कर दो और इधर भी 2 ऐड कर दो, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ा है? जो इक्वेशन पहले थी अभी भी वही इक्वेशन है, 2 उधर जोड़ दिया आपने, 2 इधर जोड़ दिया, 2 उधर माइनस कर दो, 2 इधर माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने क्या करना है, इस चीज को समझने के लिए
यहाँ पे कि भाई पॉइंट ए पर एक फोर्स लगा है, तो हमने क्या करना है इस पॉइंट बी पर, यहाँ पे एक काम करो, इसको मैं ऐसे ही बना देता हूं जैसे उधर बना हुआ है, कोई चेंज नहीं है। ये पॉइंट ए है और ये फोर्स कितना है, एफ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे इस इक्वेशन में 2 उधर जोड़ दिया 2 इधर जोड़ दिया, तो मैं क्या करूंगा पॉइंट बी पर जितना फोर्स यहां लगा हुआ है उतना ही फोर्स इधर लगाऊंगा, उतने जैसे समझो जरा, यहाँ पे ये पॉइंट बी है आपका, दिस पॉइंट इज बी। तो मैंने क्या किया कि एक फोर्स इधर लगाया, यस समझना ध्यान से, इस पॉइंट बी पर एक फोर्स मैंने एफ इधर लगाया और एक एफ इधर लगाया। कोई दिक्कत है क्या? अरे यार एफ इधर एफ उधर, तो ये तो लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे जितना फोर्स यहां पे हमने लगाया है, लगा हुआ था पॉइंट ए पर ऑलरेडी, उतना ही फोर्स हमने बी पर लगा रहे हैं। अब आप एक काम कर सकते हो, अभी क्या हो रहा है, अभी आप इस ये एफ और ये एफ कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आप इस वाले एफ को, ये वाला एफ और ये वाला एफ कैंसिल आउट हो सकते हैं क्या? क्योंकि ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है, तो आप इसको और इसको कैंसिल कर सकते हो। तो नेट इफेक्ट किसका बचेगा? नेट इफेक्ट क्या आएगा, ये जो पॉइंट बी है भाई, ये वाला और ये वाला, ये इस तरफ है ये इस तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल आउट हो गए कि नहीं, एक प्लस एक माइनस, तो बचेगा केवल ये वाला। तो यहां पर एक फोर्स बच गया बी पॉइंट पर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, एफ आ रहा है, ये पॉइंट ए था। तो फाइनली आप देखो जरा इस डायग्राम को इससे कंपेयर करो, इसको मैं हटा देता हूं, ये समझाने के लिए बताया था। क्यों भाई, बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? इस डायग्राम को इस डायग्राम से कंपेयर करो, देखो जरा, ये पॉइंट ए पर एक फोर्स लगा हुआ था इधर की तरफ, एफ जिसका मैग्नीट्यूड था पॉइंट ए पर, तो देखो इसमें क्या हो गया कि वो फोर्स जो है वो यहां पर ट्रांसफर हो चुका है पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर ट्रांसफर हो चुका है अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, कि किसी बॉडी पे, किसी पार्टिकल पे, किसी सिस्टम पे अगर कोई फोर्स लगा हुआ है किसी डायरेक्शन में, एक किसी लाइन ऑफ एक्शन है उसका, तो उस फोर्स को उस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग उसी डायरेक्शन में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बॉडी की इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी विल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट, बॉडी विल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इट स्टेट्स दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स मे बी शिफ्टेड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पहले ए था, अभी हमने बी पर शिफ्ट कर दिया उसको, यहां पर देखो बी पर शिफ्ट हो चुका है, शिफ्टेड टू एनी अदर पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग इन द सेम डायरेक्शन, ध्यान रखना इन द सेम डायरेक्शन, द बॉडी विल रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो सिंपल सिंपल सा बना करके आप समझा सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे लाइव क्लास में 8 बजे। अब यहां से जो क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फोर्स का, कपल का या मोमेंट का क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि अभी 2 बार ही तो एग्जाम हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 बार एग्जाम जब हुआ है, क्योंकि नया सिलेबस आया था, आपका नया सिलेबस आया हुआ है, तो ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार में सारा सिलेबस आ जाएगा। इस बार ये क्वेश्चन आया, अगली बार हो सकता है मोमेंट पूछ ले, हो सकता है कपल पूछ ले, हो सकता है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम पूछ ले। ठीक है, चलो, तो मोमेंट का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ये देखो, ये 2022-23 ऑड इवन दोनों सेम आया हुआ है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर बच गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कल मैं जब आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करूंगा तब आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।